वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। जो इस प्यारे से सेशन में आई विल एक्सप्लेन टू यू SN2, SN1, SNI, इवन E2, इवन CB, इनके मैकेनिज्म को ब्रीफली एक बार डिस्कस करेंगे और एक बार जल्दी से इनका कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा स्ट्रगल बच्चे का ये है कि सर हाउ टू डिसाइड SN1 करवाएं, SN2 करवाएं, इवन 2 करवाएं, इवन CB करवाएं, क्या कराएं, राइट? चलिए तो जल्दी से देखते हैं। एंड जो कंटेंट अभी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ संकल्प बैच कोर्स। ठीक है, तो अगर कोई 12th के लिए, एडवांस के लिए अच्छे से डिटेल में तैयारी करना चाहता है तो दे कैन ज्वाइन द संकल्प बैच ऑन द कैनवस क्लासेस ऐप। ठीक है, तो ये संकल्प बैच के नोट्स हैं। देखिए, तो SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है? इट्स अ वन स्टेप मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है। कहाँ करता है? कार्बन क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना के बैठा है, तो पांचों बॉन्ड तो उसका कोई है नहीं जो बन सकता। ओके, तो कार्बन के सारे ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो खाली क्या है? एंटी बॉन्डिंग। तो उसका एंटी बॉन्डिंग लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो। तो कार्बन की तरफ से जो एंटी बॉन्डिंग ल्यूमो है, दैट स्टार्ट्स ओवरलैपिंग विद द बॉन्डिंग होमो ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ से होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग वाला, और कार्बन की तरफ से एंटी बॉन्डिंग वाला, ये ओवरलैप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ये वाला ओवरलैप स्ट्रांग होता जाएगा, ये वाला ओवरलैप वीक होता जाएगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। अब क्योंकि एक्जैक्टली 180 डिग्री पीछे से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो देयर इज अ वाल्डन इन्वर्जन, है ना? एक्जैक्टली उल्टा हो जाता है। जैसे ये वाला आप स्ट्रक्चर देखो और ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है? कार्बन की जो 3 बॉन्ड है, ये देखो, ये है 4, और यहाँ पे कार्बन का कैसा है? इट्स लाइक अ मिरर इमेज, राइट? दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो यहाँ पे रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अच्छा न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन फास्ट होगा। इट्स अ वन स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म, दैट मीन देर आर नो इंटरमीडिएट, देर इज नो rearrangement, or any chance of rearrangement is also not there. So here's the example. OH negative is attacking from the back side, and this is the transition state. Transition state is not a product, it is just a point between the reactant and the product. Okay, it is a point in that step. तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता। And in the transition state, the carbon has a hybridization that is between sp2 and sp3. You cannot clearly say it is sp2 or sp3, but yeah, it has partial negative charge on both these sides, because attacking nucleophile भी आपका negatively charge था। तो नेगेटिव चार्ज इसका धीरे धीरे फिर वो जब शेयर करना स्टार्ट करेगा तो पार्शियल नेगेटिव बचेगा, और लिविंग ग्रुप जब अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाने लगेगा तो उसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज एट 2 पोजीशंस, तो आसपास बगल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डेफिनेटली support the reaction, they will favor the reaction. Okay, तो that is why in the presence of electron withdrawing group SN2 के chances बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि बैक अटैक करने के लिए यहाँ पर स्पेस चाहिए। इफ कार्बन इज ऑलरेडी अटैच टू बिगर ग्रुप्स, हिंड्रेंस है, तो न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर नहीं पाएगा। तो जितने छोटे ग्रुप लगे हों कार्बन के साथ उतना ही रिएक्शन बेटर होता है। तो बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, द रिएक्टिविटी ऑफ द मिथाइल हैलाइड इज वेरी गुड। देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री दे डू नॉट गो थ्रू SN2 रिएक्शन, बिकॉज देर इज नो प्लेस जहां से न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर सके। इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन, तो दिस इज वन स्टेप। एक्सोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से नीचे होगी, तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द एक्सोथर्मिक। एंड अगर एंडोथर्मिक होता तो इट कुड हैव बीन लाइक दिस, कि द प्रोडक्ट एनर्जी विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ इन द SN2 मैकेनिज्म लाइक दिस वन, देखिए दिस इज साइक्लोपेंटेन ग्रुप, राइट? क्लोरो के ऊपर अटैक करना है। OH नेगेटिव बीइंग अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल डिस्प्लेस द क्लोराइड आयन। तो इन द ट्रांजिशन स्टेट, क्लोरीन ऊपर की तरफ है, OH नीचे की तरफ है। ठीक है, see the orientation of these two groups, the attacking reagent and the nucleophile, sorry, attacking reagent, nucleophile and the leaving group. And after the chloride departs, the OH is attached to the downside. So there is clear visible here that it's a case of inversion. ठीक है, तो this is how the final product stereochemistry will look like. Same case in this one, you can see iodide attacks from the backside, displacing bromide ion out, and how iodide is placed. So bromide was like in this orientation, ठीक है, away from the observer, and iodide is towards the observer. तो please be very careful about the stereochemistry. ठीक है, क्लियर है ये? सेकंड, एक डाउट ये आता है, इफ द रिएक्टेंट हैज R, ओके, तो विल द प्रोडक्ट विल बी S? R कैस बनेगा, गारंटीड है? जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। वाई? बिकॉज यहां पर हम ब्रोमाइड को रिप्लेस कर रहे हैं OH से। तो अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ब्रोमाइड इज हैविंग द हाइएस्ट
है ना, मतलब प्रायोरिटीज को देंगे आप नंबरिंग में, आरएस की नंबरिंग में 1 2 3 4। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप था, इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि जो OH लगा है तो अभी भी कार्बन के जो 4 ग्रुप्स उसके साथ जुड़े हैं उनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है, OH। तो मीन्स द नंबरिंग अरेंजमेंट इज नॉट डिस्टर्ब्ड। वन वन को आपने हटाया, मतलब जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप था वो लीविंग ग्रुप बना, और उसकी जगह जो नया आया अब वो भी 1 ही है। तब R का S बनना कंफर्म है। अगर कायरल सेंटर है तो R का S पक्का बनेगा, S का R पक्का बनेगा इन दैट केस। बट ये गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि जिसको आपने बाहर निकाला था उसकी जगह जो नया आया है वो उस प्रायोरिटी ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा। वट इफ द न्यू न्यूक्लियोफाइल दैट कम्स इनटू द सिस्टम इज नॉट हैविंग द सेम प्रायोरिटी? ओके, तो R का S बनना गारंटीड नहीं होता। फाइन, तो चलिए मैकेनिज्म तो आई थिंक आप लोगों को बता दिया मैंने। तो काइनेटिक सेकंड ऑर्डर है, 1 स्टेप है, बैक अटैक होता है, अनहिंडर्ड हैलाइड्स रिएक्ट फास्टेस्ट। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड नहीं होती है। तो देर आर सॉल्वेंट्स जहां पर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू या तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। मतलब व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज कॉल्ड अ प्रोटिक सॉल्वेंट। बाकी सारे एप्रोटिक, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए और एक लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, जितनी जल्दी निकलेगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। जैसे अब ब्रोमाइड है, यहाँ पे आयोडाइड है, तो ऑब्वियसली आयोडाइड विल गो फास्टर, तो रिएक्शन आपका फास्ट होगा इसमें, ठीक है। विच कंपाउंड इन ईच पेयर अंडरगोज अ फास्टर SN2 रिएक्शन। देखिए पहले दो वाले में क्या है, क्लोरो लगा है, क्लोरो लगा है। तो ध्यान देना, जिस कार्बन पे क्लोरो लगा है वो 2 डिग्री है, यहाँ पे जिस पे लगा है वो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में हिंड्रेंस कम होगी, तो 1 डिग्री वाला फास्टर होगा। सेकंड वाले केस में देखिए, जिस पे ब्रोमीन लगा है वो 2 डिग्री है और जिस पे लगा है वो 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री तो SN2 देता ही नहीं है, ठीक है। तो देयर इज नो चांस ऑफ SN2 इन द सेकंड एग्जांपल। नाउ द SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म इज अ मल्टी स्टेप मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो जितना अच्छा कार्बोकैटायन होगा उतनी जल्दी बनेगा रिएक्शन आपका ओवरऑल फास्ट हो जाएगा। तो द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन विल डिसाइड द ओवरऑल स्पीड ऑफ द रिएक्शन और द रेट ऑफ द रिएक्शन। बट द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज इमेटीरियल। न्यूक्लियोफाइल अच्छा लिया बुरा लिया उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। बट वी से कि सर SN1 विल बी फेवर्ड व्हेन देयर इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। व्हाई डू वी से दैट? अगर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, because if you take a stronger nucleophile then automatically the chances that it might go through the SN2 route, the chances will increase for the SN2। तो SN2 से अगर होगा तो SN1 का नुकसान हो जाएगा। तो any chances for the SN2 are basically damaging the prospects of SN1। तो that is why we are taking a weaker nucleophile so that at least it doesn't go through the SN2 route। the only possible option is SN1 से जाना पड़ेगा, right? okay, that's the slow step is the कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है, रीअरेंजमेंट्स आर कॉमन एंड फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। एंड सॉल्वेंट कैसा लगता है? पोलर प्रोटिक, बिकॉज द प्रोटिक सॉल्वेंट द इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड। ओके, व्हाई नाउ रेसिमाइजेशन को लेके भी काफी डाउट्स रहते हैं। देखिए, व्हेन द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स कार्बोकैटायन इज जनरेटेड। ओके, नाउ दिस कार्बोकैटायन इज प्लेनर, इट इज इन वन प्लेन, so nucleophile can attack from the front or can attack from the back as well। ऑलमोस्ट दोनों तरफ से अटैक करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल। तो वी से कि जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे फ्रंट में लगा हुआ था, मतलब लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे राइट साइड में था, फ्रंट में था। अगर उसी तरफ से अटैक होगा तो यू विल से देयर इज अ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, बिकॉज द इनिशियल कन्फिग्रेशन इज रिटेन्ड जस्ट लाइक दिस, यू आर गेटिंग दिस on the same side। But if the attack is from the back side, then we say inversion has taken place। So both of these mechanisms have almost equal chances, but inversion is greater than retention, slightly greater, maybe slightly, maybe there is a bigger difference। तो वो डिफरेंस कितना होगा इन्वर्जन और रिटेंशन के प्रोडक्ट के बीच में, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और द अटैकिंग रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो मल्टी स्टेप है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, यहां पे कार्बोकैटायन बनता है दिस पॉइंट। नेवर इस पहाड़ी पे कभी नहीं बनता। स्टेप कहां से कहां खत्म होता है? स्टेप स्टार्ट्स लाइक दिस एंड एंड्स लाइक दिस, दिस इज वन स्टेप। तो कार्बोकैटायन विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट स्टेप ना। तो दिस इज द पॉइंट वेयर इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड एंड दिस इज द सेकंड स्टेप। जो ऊंची पहाड़ी होती है दैट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, क्योंकि पहला स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रेट डिटर्मिनिंग, दैट इज वाई इसकी हाइट ज्यादा है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट इज हायर। ओके, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया।
रेसिमाइजेशन वही है ना, फॉर्मेशन ऑफ द पेयर ऑफ एनैंशियमर्स। तो रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म्स एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है, इनटू अ रेसिमिक मिक्सचर इज सेड टू प्रोसीड विद रेसिमाइजेशन। तो SN1 में रेसिमाइजेशन होगी ये पक्का नहीं बोल सकते, बिकॉज रिएक्टेंट भी तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट आपका ऑप्टिकली एक्टिव था ही नहीं तो तुम कैसे बोल दोगे भैया रेसिमाइजेशन हुआ है, बिकॉज देर आर नो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट साइड, एनैंशियमर तो बन ही नहीं रहे, है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होना भी जरूरी है। तो हर SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, फ्रंट और बैक अटैक होते हैं, बट यू डोंट कॉल दैट रेसिमाइजेशन। ओके, नाउ मैंने कहा कि इन्वर्जन आपका हमेशा ज़्यादा होगा रिटेंशन से, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अभी ये समझ लेना कि बस याद करना है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आ चुका है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली आयन पेयर इफेक्ट। पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी यहाँ पे दी हुई है, पर अभी काम की नहीं है। सॉल्वोलाइसिस जब भी आपको दिया हो, क्वेश्चन में लिखा शायद सॉल्वोलाइसिस हो रहा है, मतलब सॉल्वेंट इज अटैकिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, दैट इज कॉल्ड सॉल्वोलाइसिस। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है? व्हेन वाटर इज अटैकिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ओके, तो सॉल्वोलिसिस जब भी होगा SN1, बाय डिफॉल्ट SN1 से ही आपने करना, ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है। AgNO3 की प्रेजेंस से जहां पर SN1 नहीं भी होने के चांस होते हैं, वहां पर भी SN1 ये करवा देता है, जबरदस्ती करवा देता है। तो प्रेजेंस ऑफ AgNO3 कैन फोर्स सम अनलाइकली आयनाइजेशंस इन अल्काइल हैलाइड्स ओनली, नॉट एवरीवेयर, ओनली इन हैलाइड्स। व्हाई? बिकॉज दिस Ag पॉजिटिव आयन कैन वेरी इजिली एब्स्ट्रैक्ट दिस क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। वाई? क्योंकि क्लोराइड के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा, ब्रोमाइड के साथ AgBr का प्रेसिपिटेट बना देगा, विद आयोडाइड इट विल फॉर्म AgI प्रेसिपिटेट। सो विद हैलाइड्स इट कैन रियली फोर्स SN1 रिएक्शन, जहां पर चांस भी नहीं था SN1 का, 1 डिग्री में करवा देगा। जैसे ये 1 डिग्री हैलाइड है, AgNO3 डाला, कार्बोकेटायन मैकेनिज्म फॉलो हो गया। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। तो SN1 SN2 क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट में देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर SN1। हाइड्रोलिसिस मींस SN1, SN1 मींस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो जस्ट चेक द कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, ग्रेटर द कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी फास्टर द SN1 रिएक्शन। ओके, तो दिस पार्ट इज क्लियर, सबको फंडा क्लियर हो गया। SN1 SN2 SNI की कहानी क्या होती है? अच्छा चलो, ये वाला कंपैरिजन यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड रीड इट। मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट SNI सॉल्वेंट इफेक्ट्स ज़्यादा हो जाएगा। चलो ये वाला देख सकते हैं। देखिए, विच सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन विच फेवर SN2? SN1 के लिए पोलर प्रोटिक, SN2 के लिए ए प्रोटिक। तो प्रोटिक है SN1, ए प्रोटिक SN2, प्रोटिक SN1, ए प्रोटिक SN2। ये वाला प्रोटिक क्यों है? क्योंकि O के साथ H लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, राइट। नाउ फॉर ईच रिएक्शन यूज द आइडेंटिटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल टू डिटरमिन विच सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म अकर्स। देखिए, इट्स अ 3 डिग्री हैलाइड प्लस वीक न्यूक्लियोफाइल है, CH3OH वीक है। 3 डिग्री पहली बात है बॉस, SN2 होता ही नहीं है, द ओनली चांस इज SN1। क्लियर। सेकंड इज 1 डिग्री, 1 डिग्री में SN1 नहीं करवाना अनलेस अनटिल आपको AgNO3 दिया हो। ओके, 1 डिग्री SN2, 2 डिग्री इज 1 जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है कि सर 2 डिग्री में क्या करना है। नाउ देखिए, CH3O नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्लियरली इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वजह से SN2 के चांसेस बढ़ गए। ऊपर से HMPA, चलो सॉल्वेंट इन्होंने दोनों ऑप्शन दे रखा है, पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, तो आई विल गो थ्रू SN2। ठीक है, HMPA। ओके, क्योंकि SN2 है तो फिर ये वाला सॉल्वेंट मेरा जो है ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये फेवरेबल रहेगा। तो मैं CH3OH नहीं लूंगा, क्योंकि दैट्स अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मुझे प्रोटिक नहीं चाहिए अगर SN2 करवाना है। ठीक है, देन SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल याद रखो बॉस, SOCl2 के साथ लगता है। Whenever you are treating alcohol with SOCl2, you form RCl plus SO2 plus HCl. Darson's process, yes, that is internal nucleophilic substitution, जो रिटेंशन होता है, क्योंकि जिस तरफ OH लगा है उसी तरफ से क्लोराइड भी अटैक करेगा एंड रिटेंशन आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक या इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सिंपल सा केस है। और इस SOCl2 अकेला लोगे तो SNI, और इस SOCl2 के साथ pyridine लिखा हो तो बच्चे देन इट इज SN2, because the mechanism will change, then no longer it's a case of SNI but it's a case of SN2 mechanism। ठीक है, चलो तो ये वाली कहानी तो होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, कंपैरिजन। ठीक है, देखिए E1 E2 वाला पार्ट जो था, आई थिंक उसके इस नोट्स में नहीं होगा, जो आपको मैं कंपैरिजन में दिखा देता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर पहली थिंग, SN1 होगा तो E1 होगा ही होगा। ओके, SN1 एंड E1 ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। तो सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
कि SN1 करें इसमें या E1 करें, सब्स्टिट्यूशन करें, एलिमिनेशन करें। देखिए एलिमिनेशन में 2 बॉन्ड टूटते हैं, तो इट्स अ हायर एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस। तो हाई टेम्परेचर होगा, हीट का साइन दिया होगा, गो फॉर एलिमिनेशन। देयर इज नो साइन ऑफ हीट, गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। देयर इज अ बिगर बल्की बेस, ठीक है, तो बल्की बेस इज नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह इट विल प्रेफर टू एक्ट एज अ बेस, ठीक है। तो बल्की है, बेस है, बड़ा है, तब भी आपका एलिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हीट एंड बल्की 2 चीज़ें हैं। और E1 हो या E2 हो, दोनों में ही 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो अकेला SN2 है जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री चलता है। बाकी तीनों में E1, E2 और SN1 इट्स 3 to 1। 3 डिग्री में सबसे फास्ट होगा, ठीक है। तो अगर 3 डिग्री आपके पास कोई हैलाइड दिया हुआ है तो क्लियरली बात है SN2 तो आउट हो गया पिक्चर से, बाकी 3 में कंपेयर करना है। तो चलो देखो, कंपेयरिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस और न्यूक्लियोफाइल डिटर्मिन्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहली चीज़ है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल। बेटा अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बट अ स्ट्रॉन्ग बेस मे और मे नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मतलब देखिए टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, बल्कि है, बड़ा बेस है, अच्छा बेस है, ब्यूटॉक्साइड है, राइट। इट्स अ गुड बेस, बट अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हैज़ टू बी कॉम्पैक्ट, क्योंकि उसको अटैक करना होता है अंदर जाके, ठीक है। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बट CH3CH2O नेगेटिव कॉम्पैक्ट है, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, नेगेटिव चार्ज है, तो बेस भी अच्छा है, दोनों चीज़ें अच्छा है। तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हमेशा एक अच्छा बेस होता है, पर एक अच्छा बेस अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो इफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बेस इज प्रेजेंट इट विल फोर्स सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये क्लियर हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर में 2 ऑप्शन आता है, SN2 या E2, ओके। तो अब देखो नेक्स्ट वन, अब अगर आपका 3 डिग्री हैलाइड है तो डेफिनेटली E2, क्योंकि SN2 को तो आउट हो गया, 3 डिग्री में होगा ही नहीं। अगर आपका 2 डिग्री है तो फिर दोनों हो सकते हैं, SN2 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, और दोनों हो भी जाएंगे। देन इट इज़ अ मैटर ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपको हाई दिया है तो आपको E2 वाला ज़्यादा बनाना है, अगर टेम्परेचर आपको नॉर्मल दिया है तो आपको SN2 वाला ज़्यादा बनाना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये वाला आपका 2 डिग्री है, अब 2 डिग्री में NaOCH3 मतलब OCH3 नेगेटिव, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल। तो SN2 और E2 दोनों हो रहे हैं, दोनों ही हो रहे हैं। तुम ये नहीं बोल सकते सर ये होगा और वो होगा, नहीं, दोनों होंगे यहाँ पे। 3 डिग्री है, 3 डिग्री में SN2 का चांस नहीं है, तो अब यहाँ अकेला E2 हो रहा है, ठीक है। नाउ इफ नो स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट, तब आप बोलोगे सर फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में E1 एंड SN1, और मैंने आपको बोला बेटा E1 और SN1 हमेशा ही साथ में होते हैं, देयर इज नो वे कि ये होगा या वो होगा, होंगे दोनों। हाँ, मेजॉरिटी में कौन आएगा इसके बारे में बात हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज SN1 एंड E1। तो देखो डिफरेंस दोनों में क्या था, यहाँ OCH3 नेगेटिव है, यहाँ पे सिंपल CH3OH है, ओके। और हीट है, हीट में E1 मेजर प्रोडक्ट बनेगा, राइट। प्राइमरी हैलाइड्स यूजुअली अंडरगो SN2, प्राइमरी SN2 देते हैं। हाँ, ओकेजनली E2 देते हैं। E2 कब देते हैं प्राइमरी, क्योंकि देखो प्राइमरी आपका SN1 और E1 तो नहीं देगा, क्यों, क्योंकि दोनों में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, और प्राइमरी में कार्बोकेटाइन बड़ा बेकार बनता है। तो प्राइमरी E2 तब देता है व्हेन द बेस इज वेरी बल्की। SN2 के लिए वो अच्छा कैंडिडेट नहीं है, इट्स अ वेरी बल्की बेस, ओके। तो unless they are resonance stabilized, primary halides rarely undergo first order reactions because primary carbocations are relatively unstable, ठीक है। इसलिए प्राइमरी आपके फर्स्ट ऑर्डर नहीं देते, साथ में लिखा है अनलेस until they are resonance stabilized। अब तुम बोलोगे सर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl है, सर ये प्राइमरी है। अरे बेटा प्राइमरी नहीं है, अलाइलिक है ये, कार्बोकेटाइन बनेगा तो अलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये मत बोलना ये एक प्राइमरी है, इट इज अलाइलिक हैलाइड। तो SN1 दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है वो, ठीक है। अब देखो ये वाला आपका प्राइमरी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया और कॉम्पैक्ट है, वो कॉम्पैक्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 एंड हल्का फुल्का E2 भी। चलो अब इसमें अगर आपने AgNO3 ले लिया, तो मैंने कहा था AgNO3 हैलाइड्स में फोर्सफुली SN1 करवा देता है, तो SN1 करवा देगा तो E1 तो साथ में होना ही होना है, क्लियर क्लियर कट केस है यहाँ पे, राइट। अब इसी ब्रोमाइड में 1 डिग्री ब्रोमाइड में अगर मैं एक बल्की बेस लेता तो फिर E2 के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर SN2 नहीं होता, क्योंकि बल्की बेस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, ठीक है। टर्शियरी हैलाइड यूजुअली अंडरगो E2 अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और SN1 और E1 अगर वीक बेस होगा, ठीक है। तो टर्शियरी में तो सिंपल फंडा क्लियर है, या तो सेकंड ऑर्डर में जाएगा तो E2 अकेला है क्योंकि SN2 होना नहीं है, और प्राइमरी में जाएगा तो SN1 और E1 दोनों इकट्ठे ही होते हैं, वो तो बेचारे जुदा होते ही नहीं कभी कभी। तो 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस E2 क्योंकि SN2 नहीं होगा, वीक बेस SN1 प्लस E1। 2 डिग्री स्ट्रॉन्ग वन SN2 एंड E2 क्योंकि 2 डिग्री था, SN2 दे देता है, और 2 डिग्री में वीक है तो SN1 प्लस E1।
नाउ द रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी हैलाइड्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि वहाँ पे चारों पॉसिबल हैं, तो आपको सॉल्वेंट वगैरह भी देखना पड़ता है। तो 2 डिग्री है, देखो NaI, आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। इवन सल्फर के न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे होते हैं। कभी भी आपको SH नेगेटिव दिखे तो मान लो बेटा ये SN2 का क्लियर कट हिंट है। ये सल्फर के न्यूक्लियोफाइल आर वेरी वेरी गुड बिकॉज सल्फर इज बिगर देन ऑक्सीजन, तो इट इज मोर पोलराइजेबल। ठीक है, अब देखो ये बहुत बल्कि था 2 डिग्री में, 2 डिग्री में बल्कि बेस है ना ये, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, तो SN2 नहीं हुआ, इट इज मोस्टली E2। So a bulky strong base such as tert butoxide enhances elimination. Higher temperature also favors elimination in most cases. ठीक है, तो इट इज क्लियर हो गया यहाँ तक की कहानी, सब समझ आ गई। ठीक है, बाकी फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको नहीं देखते। अब देखो जैसे ये वाला सॉल्ट एग्जाम्पल तो नहीं है ये, इसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे 1 डिग्री है ये और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मुझे दिया हुआ है, हीट भी दिया है 50 डिग्री है, तो 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SN2 भी करूंगा, थोड़ा सा E2 भी करूंगा मैं, हीट दिया हुआ ना। ये 3 डिग्री है तो SN2 आउट हो गया, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है, हीट है, तो यहाँ मैं E2 ही करूंगा। तो यहाँ मैं SN2 भी कर दूंगा, थोड़ा सा E2 भी करूंगा, सेकंड वाले में सिर्फ E2 करूंगा, थर्ड वाले में बल्कि बेस है बॉस, सिर्फ E2 करूंगा, 1 डिग्री एंड बल्कि बेस। अगला वाला 3 डिग्री है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे SN1 प्लस E1 करूंगा मैं। SH नेगेटिव डेफिनेटली SN2, डेफिनेटली, बिकॉज सल्फर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, बेस नहीं उतना अच्छा हो, न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है, तो SN2। यहाँ E2 नहीं कर रहा इसलिए मैं, इवन दो आप बोलोगे सर 50 डिग्री सेल्सियस है, मैं E2 ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, माइनर सा हल्का फुल्का बन जाए तो बात अलग है, बट इट्स अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, नॉट अ बेटर बेस। ठीक है, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है ना, साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, सेम यहाँ पर भी 1 डिग्री है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, SN2 आपका मेजर आएगा, प्लस हल्का फुल्का सा E2 कर लेंगे माइनर। ठीक है, इसमें SN2 आपका माइनर हो जाएगा, प्लस E2 आपका मेजर हो जाएगा। अगले वाले में 3 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका E2 ही होगा। अगले वाले में 3 डिग्री है और टर्बोडाइक्स और स्ट्रॉन्ग है, तो E2 और ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों में क्या है, 3 डिग्री है तो SN2 तो आउट हो गया, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो E1 वाले चांस भी गए, इसमें E2 और भी ज़्यादा होगा, तो दोनों में इनमें E2 ही होना है। ठीक है, क्लियर कट केस। आयोडाइड एसीटोन, फिंकलस्टीन रिएक्शन SN2 से जाता है। ठीक है, आयोडाइड इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, पोलराइजेबिलिटी बहुत आई है। वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये E1 प्लस SN1 मेजर होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो क्लियर है ये। अब चलो सारे केसेस तो यार बहुत ज़्यादा नहीं करा सकते, एक दो चीज़ें आपको और करवा देता हूँ मैं। इवन CV में आपको एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप आसपास चाहिए होता है, एक एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए होती है, जैसे यहाँ पे OH है। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जैसे इवन CV में मैकेनिज्म में नॉर्मली क्या रहता है, जैसे आपका कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल का अल्फा हाइड्रोजन इज स्ट्रांगली एसिडिक, तो एक अच्छा बेस अगर प्रेजेंट होगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ पे कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तो ऐसे समझो कि बेस आया, H को निकाला, ये वाला बॉन्ड यहाँ जम के, और X को बाहर निकाला, तो पहले स्टेप में H निकला और हाइड्रोजन H पॉजिटिव के निकलने से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। तो पहले कॉन्जुगेट बेस बना, कार्बेनायन बना, कार्बोकैटायन नहीं बना, तो इवन CB में कार्बेनायन बनता है, इट इज अ कॉन्जुगेट बेस दैट इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट, एंड उसके बाद फिर आपका जो भी लिविंग ग्रुप है वो निकलता है बाहर। तो ये इवन CB थोड़ा सा उल्टा मैकेनिज्म आता है। ठीक है, चलो इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, ये एक छोटा सा चार्ट है, इसको अगर आप देख लें तो बहुत आपको अच्छे से थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। CH3X 1 डिग्री है, पूर न्यूक्लियोफाइल ले लिया आपने, तो पूर न्यूक्लियोफाइल लिया तो क्या होगा, नो रिएक्शन। पूर न्यूक्लियोफाइल बेस भी बेकार होगा, है ना मोस्टली, तो रिएक्शन होने नहीं वाला। वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल ले लो, I नेगेटिव RS नेगेटिव, वीकली बेसिक है वो, वीकली बेसिक, वाई, साइज बहुत बड़ा है, आयोडाइड का भी और सल्फर का भी, तो बेस बहुत अच्छी नहीं है, तो SN2 ही होना है। स्ट्रांगली बेसिक अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल, छोटा, तो SN2। स्ट्रांगली बेसिक हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल, DB वगैरह, अभी CH3X क्या है ना, मिथाइल हेलाइड है, 1 डिग्री भी नहीं है ये भाई एक्चुअली मिथाइल हेलाइड है, कार्बन से तीनों हाइड्रोजन लगे हैं, तब भी SN2 करवा देगा, तब भी करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया 1 डिग्री, 1 डिग्री में आपको वीकली बेसिक था तो SN2, स्ट्रांगली बेसिक हो तो SN2, और स्ट्रांगली बेसिक और हिंडर्ड बड़ा बल्कि तब जाके E2 आया। ठीक है, तो इस कंपैरिजन चार्ट से आपको आई थिंक, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, एंड आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, दिस लेक्चर इज फ्रॉम द संकल्प बैच फॉर जे एडवांस, जो कि कैनवस क्लासेस ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो इफ एनीबडी वांट्स टू चेक कि संकल्प बैच कैसा है, ज्वाइन करना है नहीं करना है, दे कैन डिसाइड, एंड इट इज़ फॉर क्लास 12th, अभी क्लास 11th के लिए बाद में लॉन्च करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आई होप अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू, बाय, शेयर करते रहो, है ना, पुण्य तभी मिलेगा।
टाटा।